ब्राह्मी विद्यापीठ की तरफ से आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप इस बात को समझने में सक्षम हो जाएंगे और दूसरे को समझाने में भी सक्षम हो जाएंगे कि जो इस वक्त चुनाव चल रहा है वो चुनाव का माहौल बना रहा है या डर का माहौल बना रहा है। असलियत में जब चुनाव होते थे, मैं 2000 के पहले के लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ, अगर उसका असेसमेंट आप पढ़ें या उस समय जो लोग वोटर्स रहे हों, आपके आसपास आपके बड़े बूढ़े जो मिल जाएंगे, आप उनसे उनका अनुभव पूछेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस वक्त भी चुनाव में पार्टिसिपेट किए रहे होंगे, वोट दिए रहे होंगे। आज के लोकसभा चुनाव में भी वो वोट डालने जा रहे होंगे या हो सकता है वो उस वक्त कैंडिडेट भी रहे हों। आप उनसे बस उनका एक बार अनुभव पूछ के देखिएगा, एक असेसमेंट उनसे लीजिएगा कि कितना अंतर माहौल में दिख रहा है। क्योंकि इलेक्शंस हो वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा उत्सव और मैं कह लूँ सबसे बड़ा अभ्यास, सबसे बड़ी एक्सरसाइज डेमोक्रेसी में अगर कुछ है तो वो इलेक्शंस हैं। इलेक्शन से ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज एग्ज़ाम डेमोक्रेसी में नहीं होता। ये इलेक्शंस ही हैं जो तय करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी फेल है या पास है। अगर चुनाव अच्छे से हो रहे हैं, सफल तरीके से हो रहे हैं, अर्थात हमारी जो डेमोक्रेसी है एक पूरी फुल फ्लेजेड, वाइब्रेंट और एक जीवित डेमोक्रेसी है। और अगर इलेक्शंस डर के माहौल से गुजर रहे हैं, इलेक्शंस के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो हमारी डेमोक्रेसी हम किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं कह सकते। ये तो रहा इलेक्शंस में। ये सारी बातें आज क्यों इस क्लास में कर रही हूँ, इसे समझना ज़रूरी है। कुछ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स का तो हम सोर्स बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल्स अपनी जो सीमा है और जो उनकी मर्यादा है, शायद उसे धीरे धीरे बिल्कुल भूल रहे हैं। कुछ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, कुछ चुनावी रैलियों के माध्यम से जो भी कुछ मुझे सुनने देखने को मिल रहा है, मैं उसके परिप्रेक्ष्य से आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये जो माहौल आपको सामने दिख रहा है ये डर का माहौल है। इसमें कहीं भी चुनावी मुद्दे नहीं हैं, इसमें कहीं भी देश का मुद्दा नहीं है, इसमें कहीं भी वो मुद्दे नहीं है जो हमारे आने वाले समय के लिए एक टाइमलाइन क्रिएट करे, एक सक्सेस पाथ। जैसे कहते हैं ना, देश आप हर साल नए साल पे कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं ना कि ये साल हम ऐसे करेंगे। तो जब चुनाव होते हैं तो उस वक्त चुनावी पार्टियां जो हैं उनकी रेजोल्यूशन दिखने चाहिए कि हाँ, ये शपथ ले रहे हैं वो जनता के सामने, ये रेजोल्यूशन ले रहे हैं जनता के सामने, यदि मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। महिलाएं तो कैंडिडेट के रूप में चुनाव से पूरी तरीके से गायब हैं, वो तो एक अलग मुद्दा है। 33% महिलाओं को आरक्षण आया, लेकिन महिला कैंडिडेट कहाँ हैं? सवाल तो, क्योंकि देश की पीएम बनेंगी, सीएम बनेंगी, वो विधायक बनेंगी, एमएलए बनेंगी, एमपी बनेंगी, वो तब ना जब वो चुनाव में दिखेंगी, वही गिने चुने चेहरे। तो वो 33% जो आरक्षण आया उसका इम्पैक्ट तत्काल रूप में इम्प्लीमेंटेशन के रूप में दिखना चाहिए था, दिख तो नहीं रहा। तमाम सवाल है, लेकिन ये सब इस डर में गायब है कि एक कह रहा है दूसरे को कि ये राजशाही हैं, ये परिवारवादी हैं, ये वो हैं, ये ऐसे हैं। अगला कह रहा है इसको कि ये तो डिक्टेटर है, ये इसके आने से संविधान चला जाएगा, चुनाव ही नहीं होंगे। एकदम प्राइम कैटेगरी का डर दे रहा है, लेकिन असली मुद्दा ना यहाँ से दिख रहा है और ना यहाँ से दिख रहा है। ये वॉइस ऑफ यूथ है। दिस इज़ नॉट फ्रॉम द यूट्यूब, दिस इज़ नॉट फ्रॉम द सोशल मीडिया, दिस इज़ द वॉइस ऑफ यूथ। मैं ये कहूँगी कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो डरा रहे हैं, ये डर से हमें डरना नहीं है, हमें पूछना है हमारे मुद्दे कहाँ हैं। हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए, आप जो बोल रहे हैं वो हम बाद में सुनेंगे, आपकी हम बाद में सुनेंगे, पहले आप हमारी सुनिए। और फिर डेमोक्रेसी में पीपुल फर्स्ट होता है, पार्टी फर्स्ट नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हो सकता हो कि आप किसी एक स्पेशल पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी स्पेशल पार्टी को आप सपोर्ट ना करते हो, लेकिन आप एक बात दिमाग में आज रख लीजिएगा कि डेमोक्रेसी में पीपुल फर्स्ट होता है, ठीक है। फिर वो आपकी कोई भी पार्टी हो, किसी भी आप पार्टी से बिलोंग करते हो, किसी भी विचारधारा से अपने सहमति रखते हो, आप ये मान के चलिएगा आप पहले हैं, जनता पहले है,
पार्टी नहीं, ठीक है। पीपुल फर्स्ट होता है, पार्टी फर्स्ट नहीं। ये बात मान के चलिएगा। जो पार्टी लोगों की बात करे, लोकहित की बात करे, वो ही पार्टी है। अन्यथा वो अपने आप को दिखा रही है कि हम फर्स्ट, हम 400 पार करेंगे, 300 पार करेंगे। लेकिन जनता जो आपको पार करा रही है, उसके सपनों का क्या? कुछ ऐसे ही इनके सवाल आते हैं इन पार्टियों के, आप देख लीजिए। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, ठीक है। मतलब कि एक पार्टी जो खुद संविधान बनने के बाद बनी हो, वो संविधान को हटाने का जज्बा रखती हो। शायद ये भूल रहे हैं कि इसी पार्टी ने जब इमरजेंसी लगाया था, उस संविधान में, संविधान बनने के बाद सबसे बड़ा संशोधन कर डाला था, मूलचूल परिवर्तन, आधारभूत परिवर्तन कर डाला था। वो पार्टी देश से संविधान को नहीं हटा सकी, तो ये क्या पार्टी, ये क्या संविधान को हटाएंगे? संविधान हमने अपने लिए बनवाया है, अपने लिए बनाया है। और हम उस वक्त संविधान का महत्व समझते थे जब देश में देश की सरकार नहीं थी, अंग्रेजों की सरकार थी। तो आज इसी देश में बनी हुई सरकार हमसे संविधान छीन लेगी, इतना मूर्ख हमें मत बनाइए। इनका, बीजेपी साहब का कहना है कि ये जो कांग्रेस हैं, ये लोग शाही परिवार हैं, ये लोग शहजादा हैं और इन लोगों के पास केवल पार्टी दिखती है। ये लोग जनता के बारे में नहीं सोचते। इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सरकार को बनाने का केवल एक काम है और ये जनता के बारे में नहीं सोचते। अगर ये जनता के बारे में नहीं सोचते तो हमने तो इनकी दादी और इनके पिताजी को नहीं बख्शा था। अगर ये सरकार में आ भी गए और अगर वो जनता के लिए, लोकहित के लिए काम नहीं किए, फिर ये किसी भी राज परिवार से क्यों ना हो, जनता मूर्ख नहीं है, अगली बार इन्हें इनके पद से हटा करके मानेगी। इसलिए जनता को मत डराइए, फिर चाहे ये हो, फिर चाहे ये हो। आप लोग ध्यान रखिए, जनता बहुत चालाक है, बहुत अच्छे से सोचती समझती है। जनता को जो चीज़ मूर्ख बना रही है वो है सोशल मीडिया। पता नहीं मैं सही हूँ, गलत हूँ, मेरा ये असेसमेंट सही है या नहीं, मैं इतनी महान एक विद्वान तो नहीं हूँ, पर मैं एक चीज़ अब सुझाव के रूप में आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। आप लोग इस पर अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन को सोशल मीडिया का माध्यम बैन कर देना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी पार्टी जो चुनाव में प्रतिभाग कर रही है, वो किसी भी तरीके का अपना कैंपेन नहीं करेगी, चाहे वो प्रचार हो, भाषण हो, किसी भी तरीके का कैंपेन। ये जो ऑनलाइन साधन है, मैं न्यूज़ चैनल्स की बात नहीं कर रही, मैं अखबारों की बात नहीं कर रही, ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये वो जो भी कुछ है, रील्स वगैरह, इस सभी से इन लोगों को यहाँ से गायब करना चाहिए। क्योंकि ये जो है, ये सारे माध्यम जो हैं, वो असली मुद्दे को हटा करके लोगों को मैनिपुलेट करने का काम बहुत आसानी से करते हैं। इलेक्शन कैन बी मैनिपुलेटेड एंड ऐसा हुआ है। आपको पिछले साल जब ये न्यूज़ आई रही होगी कि यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का काम रशिया ने किया, इस देश ने किया, उस देश ने किया, ऐसी खबर आ रही थी, तो हमने विश्वास कर लिया। लेकिन जब भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे कहा जा रहा, तो हम आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वही एल्गोरिदम यहाँ पे भी काम कर सकता है, वही चीज़ें यहाँ पे भी मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होगा क्योंकि हमें लगता है यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग इस पर अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आगे अगर आप देखें तो मोदी साहब ने भी कल कहा, हमारे पीएम हैं, इसके अलावा रसिया ने ये बात बहुत आगे बढ़ चढ़ के कही कि इंडिया के इलेक्शंस को बाहर से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया के इलेक्शंस को बाहरी जो शक्तियां हैं वो प्रभावित करने की काम कर रही हैं, और उसका इशारा यूएसए की तरफ था। लेकिन बहुत सारे और भी थिंक टैंक्स हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि चाइना हमारे इलेक्शन को बुरी तरीके से इम्पैक्ट करने का काम कर रहा है। चाइना हमारे वहाँ जो एक स्टेबल गवर्नमेंट है वो नहीं रहने देना चाहता है, ठीक है। उसका भी हमने एक इम्पैक्ट भी देखा, जिस तरीके से नेपाल ने अपने 100 रुपीज़ की नोट पे भारत के क्षेत्र को क्लेम किया। इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं।
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बाहर आए और इन्होंने भी वही राग अलापना शुरू कर दिया कि देखिए, अगर ये पार्टी सरकार में आ गई तो फिर कोई भी सीएम नहीं बचेगा। अभी तो सिर्फ मैं जेल में गया था, फिर जब ये पार्टी अगेन सरकार में आ गई तो बाकी जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे हैं, वो सब जेल जाएंगे। ये अगेन आकर के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। तो डराइए मत, हमारे मुद्दे को समझना, उसके बारे में बात करना, अगर इस बात की हैसियत रखते हैं तो जनता के सामने आइए। जनता को तब तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता जब तक जनता खुद मूर्ख ना बनना चाहे। हमारे वहाँ पहली बात, जिस तरीके से चीज़ों को सामने लाया जा रहा है वो गलत है। दूसरी बात, हम असल मुद्दे पे पार्टियों को लाने में असफल रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी असफलता है हमारे सामने। 1975 इमरजेंसी का दौर याद है, कोई भी पार्टी ने देश को नहीं बचाया था, देश की जनता ने देश को बचाया था। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उस समय जैसा माहौल है आज के समय हमारे पास, लेकिन जो भी माहौल है, जिस भी स्थिति में हम हैं, अगर देश की जनता चाहेगी तो हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, और अगर देश की जनता चाहेगी तो हम अपने देश को पीछे की तरफ ढकेलेंगे। रही बात इलेक्शंस और रिलीजन की, तो आज के 200 साल पहले लगभग कार्ल मार्क्स ने ये बात कही रही कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस। ये शायद उनकी सोसाइटी पे लागू होता रहा होगा। हर देश में, हर देश के धर्म के अनुसार, हर देश के समाज के अनुसार चीज़ें अलग अलग है। भारत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो एक बार भारत को समझ गया, फिर कोई भी उसे कितना भी उल्लू बनाए, वो व्यक्ति मूर्ख नहीं बन सकता। ये देश सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसे समझ में एक बार आ जाता है, फिर वो किसी की बात नहीं मानता। उसे अपना देश पसंद है, उसे उस देश के बारे में पता है। तो हम सब एक जागरूक वोटर्स हैं। हम सब असल मुद्दे पे रहने वाली पार्टियों को वोट करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, हम किसी से प्रभावित नहीं होंगे, झूठे डर से डरेंगे नहीं, और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वोटर्स हैं, वोट देने ज़रूर जाइएगा। फिर आप किसी को भी चुनिए, लेकिन वोट अपना ज़रूर देने जाइएगा। ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका हक है। इससे पीछे मत हटिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। टेक केयर।